लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 11। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्द चेतेगा इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने लिए ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहाया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाठ बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेक और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम की। रमेश बाबू से मिलकर जब वो अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिलमगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि 1 आदमी से ज्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी अपनी उच्च श्रृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, किसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आध घंटे में अपना काम समझ गए। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के लिए नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुरा कर बोले, हर एक बेटी पर 1 आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा।
एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाए, एक एक करके नंबरवार आवे, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहे। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा, भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी कि जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्य पटुता पर मुक्त हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोली, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक न आने पाए। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तरों के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठिकरा समझता है, क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रियों का पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तो तूती बोलने लगी। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी तक भी पूरी न हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। तब 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था।
इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इसी सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में कालिक लगती? जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भाषित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोल कर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो गई? उसका चुप हो जाना ही गजब था। उसके मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी? जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है।
रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कूटती रहेगी। हंसने बोलने को उसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी शराब से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े शराफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दे तो, या संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ ही थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया इस विषय में जालपा की राय। देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी शराब से वादे पर चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं? जालपा को नींद आ रही, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानंद, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी शराब से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था किसी मेहमान से पूछना। कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं? कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम दे कर लाया, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं है। इसमें क्या हर्ज है कि किसी शराब से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वेश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को ना कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब हलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ, इतना उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अपने कृत्रिम संयम को ना निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकाल कर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना ला कर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का।
रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी ना सके, मगर कल मैं जरा सराफे की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे नहीं, कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेर बूंद में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी उपन्यास गबन भाग 11। धन्यवाद।